अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मगरबी किनारे के शहर तुलकाराम के मशरिक़ में वाक़ई एक पनाह गज़ीन कैंप में झड़पों में कम से कम 12 फ़लस्तीनी और एक इसराइली अफसर हलाक हो गए। ये इतला फ़लस्तीनी ज़राए ने दी है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा कि नूर शम्स पनाह गज़ीन कैंप पर हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। उनमें से 7 लोगों की शहर के तुलकाराम सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। इस दौरान इसराइली फौज ने जुमे को लेबनान के शुमाली शहर किरियात शमोना को खाली करने के मंसूबे का ऐलान किया। ये लेबनान के साथ सरहद पर हिजबुल्लाह के जंगजुओं के साथ कई दिनों की झड़पों के बाद हुआ। 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल में हमास के मुसल्लह अफराद के कम्युनिटीज़ पर हमले के बाद लेबनान के ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह और इत्तेहादी फ़लस्तीनी गिरोहों ने इसराइल के साथ कई दिनों से सरहद पार फायरिंग का तबादला किया है। इसराइली हुकाम के मुताबिक मज़कूर हमले में कम से कम 1400 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गाज़ा पट्टी में 3700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जवाबी इसराइली बमबारी में हलाक हो चुके हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर आम शहरी हैं। इसराइल की फ़ौज ने कहा कि उसकी अफवाज हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है, क्योंकि सरहद पर कशीदगी बढ़ रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी तनकीदों में तेजी पैदा करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमे को इल्ज़ाम आयद किया कि खानदान की तेलंगाना पर हुक्मरानी चल रही है और रियासत की पूरी दौलत उसके हाथों में ही है। उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात का तेलंगाना के चोरों और तेलंगाना के अवाम के दरमियान मुनक़िद होंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो कांग्रेस को इख्तिदार में लाएं, ताकि रियासत तेलंगाना की तश्कील के साथ जो ख्वाब देखे गए थे उनकी ताबीर की जा सके। कांग्रेस के साबिक़ सरबराह तेलंगाना में अपनी विजय भैरी यात्रा के हिस्से के तौर पर जगतियाल में एक जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। भाई और बहनों, मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, ये जो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान के बजट को कंट्रोल करते हैं, इनमें से ओबीसी वर्ग के कितने हैं? मैंने पूछा बजट पर ओबीसी वर्ग का कितना कंट्रोल है, बजट के कितने निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं? भाई और बहनों, अच्छी तरह सुनिए, 90 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। 5% बजट का कंट्रोल ओबीसी वर्ग के हाथ में है। क्या ओबीसी की आबादी 5% है हिंदुस्तान में? नहीं, कम से कम 50% ओबीसी वर्ग है। मगर नरेंद्र मोदी और केसीआर आपको यह सच्चाई नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो आपके जेब में से पैसा निकालकर अदानी जैसे लोगों के जेब में डालते हैं। पूरा का पूरा जो आपका धन है वो आपके जेब में से छीनकर नरेंद्र मोदी जी और केसीआर अदानी जी जैसे लोगों के बैंक अकाउंट में डालते हैं। अगर ओबीसी अफसर निर्णय ले दे तो ये आपकी जो शुगर फैक्ट्री है ये कभी बंद नहीं हो सकती। अगर आपकी हिस्सेदारी होती, दिल्ली में हिस्सेदारी होती, तेलंगाना में हिस्सेदारी होती, ये फैक्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती। ये लड़ाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। आपने प्रजाला तेलंगाना का सपना देखा था, पता लगा दोराला तेलंगाना हो गया। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में है। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, मगर यहां आपकी शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे आपके लिए। और टर्मरिक के लिए आपको 12,000 से 15,000 रुपए पर प्रति क्विंटल दिलवाएंगे, और जो भी आप उगाओगे एमएसपी से 500 रुपए प्रति क्विंटल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुम्मे को जिले जगतियाल में अपने हाथों से डोसा बनाने की कोशिश की। विजय भरी यात्रा के हिस्से के तौर पर कांग्रेस के अपने पार्लियामेंट करीमनगर से जगतियाल के लिए रवाना हो रहे थे। रास्ते में उन्होंने निक्कापल्ली बस स्टैंड पर अपने काफिले को रुकवा दिया और सड़क के किनारे एक मंडी के करीब पहुंच गए और डोसा बनाने वाले शख्स के साथ बातचीत की। उन्होंने डोसा बनाने के इक़दाम के बारे में मालूमात हासिल की और अपने हाथ से भी डोसा बनाने की कोशिश की, जिसके बाद मकामी अवाम हैरतज़दा रह गए। रुकने पार्लियामेंट ने डोसा बनाने वाले शख्स से उसकी आमदनी और उसे दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। कांग्रेस लीडर ने उस मकाम से गुजरने वालों के साथ भी बातचीत की और बच्चों में चॉकलेट भी तकसीम किए।
మైక్ లేదు. आमलेट बनाने का आमलेट तो मैं बहुत अच्छा बना वो इसीलिए थोड़ा ऐसे उसमें क्या है एक चम्मच है श्रीनिवास क्या हुआ? बीआरएस की रुकन असेंबली रेखा नायक कांग्रेस में शामिल हो गई। निजामाबाद जिले के आरमूर में राहुल गांधी की बस यात्रा के दौरान रेखा नायक ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर राहुल गांधी ने रेखा नायक को पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। वाज़ेह है कि निर्मल जिले के खानापुर असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली रेखा नायक को इस मरतबा बीआरएस क़यादत ने पार्टी टिकट से महरूम कर दिया। उनके बजाय बी जॉनसन नायक को खानापुर से बीआरएस उम्मीदवार बनाया गया, जिस पर वो कई दिनों से नाराज थी और चंद दिन कबल उन्होंने बीआरएस पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से अपना इस्तीफा पेश कर दिया था और आज वो कांग्रेस में शामिल हो गई। उनके शोहर श्याम नायक बीआरएस पार्टी की जानिब से टिकट न मिलने के दूसरे ही दिन कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तेलंगाना जला समिति ने 30 नवंबर को रियासत में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया। सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी से जुमे को करीमनगर में वी पार्क पर मुलाकात की और कांग्रेस के साथ मुकाबले में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मुलाकात के दौरान प्रोफेसर कोदंडराम और राहुल गांधी ने हुक्मरान बीआरएस पार्टी को इख्तियार से बेदखल करने की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। सीटों के अलॉटमेंट पर एक और इजलास का मंसूबा है और रियासती कांग्रेस क़यादत से मुशावरत के बाद मजीद तफसीलात सामने आ सकती है। कोदंडराम ने कहा कि अहम मकसद चीफ मिनिस्टर केसीआर को शिकस्त देना है। तेलंगाना जन समिति समझा जाता है कि येल्लारेड्डी, कोरटला और जहीराबाद हल्के से सीट अलॉट करने की ख्वाहिश कर रही है। तेलंगाना प्रदेश कमेटी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपनी सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में बीआरएस उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार को रवाना करदा एक मकतूब के जरिए कांग्रेस लीडर ने इस ताल्लुक से फौरी कार्रवाई की ख्वाहिश की है ताकि चीफ मिनिस्टर मजीद इंतखाबी अखलाक की खिलाफ वर्जी ना कर सके। उन्होंने अपने मकतूब में बताया कि चीफ मिनिस्टर ने 15 अक्टूबर को पार्टी की मुख्तलिफ उम्मीदवारों को अपनी सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में बी फॉर्म तकसीम किए। इस तरह उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। ప్రత్యేకంగా మనం చేసేది ఏంటంటే ఈనాడు ఒక పత్రికలో వార్త రావడం జరిగింది. ఆ వార్తలో ఏముందంటే ఈ కంప్లైంట్ మీద ఏ విధంగా ఏం చేయాలని మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారంట. డిఓ గారు, సిఓ గారు నిబంధనలు స్పష్టంగా ఉంటే చర్య తీసుకోండి, లేకుంటే నిబంధనలు అలౌ చేస్తామంటే ఆ మాట చెప్పండి. మీరు ఎన్నికల సమయంలో ప్రతి నిమిషం కూడా విలువైంది, మాకు కూడా మీకు కూడా. ఎక్కడైనా నిబంధనలకు అనుగుణంగా జరగకుంటే మీరు వెంటనే చర్య తీసుకొని తదుపరి అటువంటి ఉల్లంఘన జరగకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత మీది. ఒకవేళ మీరు కట్టడి చేయకుంటే మేము రిపీటెడ్గా మీకు అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ మా టైం వేస్ట్। गांधी भवन के सामने आज कुछ खवातीन ने धरना दिया और इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी असमत करने वालों को टिकट दे रही है। इन खवातीन ने गांधी भवन के सामने धरना देते हुए नारायणपेट डीसीसी के साबिक सदर कुम्भम शिव कुमार रेड्डी को कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालबा किया।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि मुजवजा इंतखाबात में बीआरएस की हैट्रिक कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी को 95 से 105 हलकों में कामयाबी मिलेगी। इस मामले में किसी को शक व शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। गजवेल असेंबली हल्के के बीआरएस कायदीन और कारकुनों का एक इजलास तोमकुंटा के कन्वेंशन हॉल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अपने साथी जहांगीर से हुई बातचीत का तस्करा करते हुए कहा कि जब मैंने कामारेड्डी असेंबली हल्के से भी मुकाबला करने का ऐलान किया था, जिस पर जहांगीर भाई ने मुझसे दरियाफ्त किया कि ये कामारेड्डी जाने की बात क्यों कर रहे हैं, जिस पर मैंने जवाब दिया कि उसकी एक अलग वजह है और मैंने बताया कि गजवेल में मेरा मकान, ज़रई अराज़ी और दूसरी सरगर्मियां हैं। मैं गजवेल छोड़कर वहां क्यों मुंतकिल होऊंगा। अगरचे के कामारेड्डी से मुकाबला करने का मैंने फैसला किया, लेकिन वो गजवेल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। जहांगीर ने भी बताया कि गजवेल से जिस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी मिलती है, रियासत में उसी पार्टी की हुकूमत कायम होती है। ये बरसों की रिवायत चली आ रही है, इसीलिए आप इसी हल्के से मुकाबला करें। जिस पर उन्होंने जहांगीर को बताया कि वो गजवेल नहीं जाएंगे, गजवेल से नहीं जाएंगे। इस सिलसिले में तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर केटी रामाराव ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तरह तेलंगाना के अवाम के तई गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी की कमी है। तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले जीता बालकृष्णा रेड्डी और ममला राजेंद्र के लिए एक इस्तकबालिया तकरीब में केटीआर ने नरगुंडा जिले के पायला शेख रेड्डी की जबरदस्त जीत की सताइश की और बालाकृष्ण रेड्डी की घर वापसी पर खुशी का इजहार किया। केटीआर ने मौका परस्ती के इल्जामात को सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए कहा कि मुनहरिफ अफराद जाती फायदे के लिए नहीं बल्कि तेलंगाना के अवाम की खिदमत करने की मुश्तरका ख्वाहिश से मुहर्रिक थे। సంతాపం చెప్పినట్టు గన్ పార్క్ కాడికి వస్తావా, కేసీఆర్ గన్ పార్క్ కాడికి వస్తావా, అమరవీరుల స్తూపం మీద ప్రమాణం చేస్తావా? పైసల కట్టలతో దొరికిన ఒక దొంగ ఇలా మళ్ళీ వచ్చి పైసలు వంచాలని ప్రమాణం చేస్తే ఇది కలియుగం వచ్చింది. నిజంగానే అప్పుడప్పుడు చెప్పిండు ఒక పెద్ద ఆయన, కలికాలంలో ఇలాంటి విచిత్రాలు జరుగుతాయని చెప్పిండు. నిజంగా కూడా కలికాలం వచ్చినట్టే అనిపిస్తున్నది. రేవంత్ రెడ్డి పైసలు వంచాలని ప్రమాణం చేస్తే మనం నవ్వాలా, ఏడవాలా, చావాలా అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా దారుణం ఏంటంటే ఎక్కడో నిజంగా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో కనబడ్డ తెగింపు మనం ఎక్కడో కొంత ఈ మధ్య మర్చిపోయినట్టు అనిపిస్తున్నది. నరేంద్ర మోడీ వచ్చింది మొన్న ప్రధానమంత్రి, ఏమన్నాడు ఆయన? ఒక గుజరాతీ మిమ్మల్ని విడిపించిండు ఆనాడు, నిజాం కబంద హస్తాల నుంచి ఒక గుజరాతీ విడిపించిండు, ఇలా మరొక గుజరాతీ వస్తాడు, వచ్చి ఈరోజు మళ్ళీ మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తాడు అని మాట్లాడతాడు. बीआरएस एमएलसी कविता ने जुमे को कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उसका तेलंगाना के साथ इंतखाबी रिश्ता है, जबकि बीआरएस का दिल और रूह का रिश्ता है। वो निजामाबाद में पार्टी दफ्तर में बीआरएस कारकुनों के इजलास से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई मौके पर तेलंगाना के साथ धोखा किया है। 1969 में इंदिरा गांधी हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना के लिए लड़ने वालों पर गोली चलाई, जिसमें 369 अफराद हलाक हुए। 1980 में राजीव गांधी ने हैदराबाद के हवाई अड्डे पर तेलंगाना के वज़ीर आला टी अंजैया की तौहीन की, जिससे उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। 2009 में सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि यूपीए हुकूमत एक अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील देगी, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर गई, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद हलाक हुए। कविता ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो जानते हैं कि नेहरू हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे जब हैदराबाद रियासत 1956 में आंध्र प्रदेश के साथ जम की गई थी। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना के बारे में बात करने से पहले तेलंगाना के साथ धोखाधड़ी की तारीख भी जाननी चाहिए। ऑलरेडी अब सबका नजर इसके ऊपर है. आज రాహుల్ గాంధీ ఏమైందంటే దేశంలో దాడి మోపైంది మన మీద. ఇవాళ తెలంగాణ आज सोने की चिड़िया बन गई ऑलरेडी. अब सबका नजर इसके ऊपर है. आज राहुल गांधी जी आए थे जगीताल में, आके बड़े बड़े बातें करके चले गए. मेरे नानी के टाइम से, मेरे दादी के टाइम से, मेरा पिताजी के टाइम से पूरा एक रिश्ता है तेलंगाना का. बराबर है उनका रिश्ता, जरूर है. हमारा एक हैदराबाद अलग स्टेट था. उस समय तेलंगाना को आंध्र से मिलाने का जो काम किया नेहरू जी ने किया था. और बाद में 1969 में जब तेलंगाना ने पूछा था अलग तेलंगाना के लिए, 369 हमारे स्टूडेंट्स को गोली मारने का काम आपके दादी इंदिरा गांधी ने किया था. बाद में राजीव गांधी जी ने हमारे अंजया जी को इंसल्ट करके एयरपोर्ट में तेलंगाना का जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुंचाया था.
बाद में आपके माताजी सोनिया गांधी 2009 में तेलंगाना देने का अनाउंसमेंट करके जो वापस ले लिए, इतने 100 हमारे तेलंगाना के बच्चे मर गए, बराबर उसमें आपका भी हाथ है। बाद में ये 10 सालों में तेलंगाना बनने के बाद आज तक जितना भी तेलंगाना के साथ जाति हुआ, उसमें कभी भी राहुल जी का एक भी बार तेलंगाना के तरफदारी उन्होंने नहीं किया है। तो बराबर आपका रिश्ता है तेलंगाना के साथ। तेलंगाना को पीछे डालने में, तेलंगाना को लगातार धोखे देने में आपका पूरा 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 रिश्ता है। पाला सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को तेलंगाना में हुक्मरान बीआरएस की उस दरखास्त पर समाज से इनकार कर दिया जिसके जरिए तेलंगाना में 2 मकामी जमातों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलॉट करदा ऐसे इंतखाबी निशानात को चैलेंज किया गया जो उसके निशान कार्ड से मुशाबहत रखते हैं। जस्टिस अभय एस ओकार माफ कीजिएगा, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल पर मुश्तमिल एक बेंच ने बीआरएस पार्टी की दाखिल करदा दरखास्त पर समाज से इनकार कर दिया। बीआरएस ने उस दरखास्त के जरिए ख्वाहिश की थी कि कार्ड की मुशाबहत वाले इंतखाबी निशानात रोड रूलर वगैरह दूसरी जमातों को अलॉट ना किए जाएं। अदालत ने रिमार्क किया कि राय दहिंदे ज़हीन हैं और वो कार और रोड रोलर के दरमियान फ़र्क समझते हैं। बीआरएस ने अदालत को बताया कि साबिक़ में रोड रोलर के एक इंतखाबी निशान से राय दहिंदों में उलझन पैदा हुई थी, लेकिन अदालत ने यह दलील कबूल नहीं की और बीआरएस पार्टी से इस किस्म की दरखास्त के अदखाल के बारे में वजाहत तलब की जिसके नतीजे में आने वाले इंतखाबात मुलतवी भी किए जा सकते थे। क़ब्ल अज़ीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बीआरएस की दाखिल करदा इस किस्म की अपील पर समाज से इनकार कर दिया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमे को काला पत्थर में वाक़े हज़रत मोहम्मद सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर हाज़िरी देते हुए फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी पढ़ी। इस मौके पर एक मौलाना ने दुआ फरमाते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और उनके अफराद ख़ानदान की सेहतयाबी और दराज़ी उम्र के लिए दुआ की और तेलंगाना रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की अजीम कामयाबी के लिए दुआ फरमाई गई और मुल्क भर में गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और आवाम के दरमियान मोहब्बत व भाईचारगी के लिए दुआ की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारुल पर सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि मज़ार शरीफ पर मैंने हाज़िरी दी और आज से इस्लाम शुरू हो रहा है। इस दरगाह से बहुत से हमने फ़ायदा हासिल किया है। सलाउद्दीन बाबा की ज़िंदगी में उसके बाद बड़े मज़ीद इंसान और यहाँ पर जो भी आकर ज़ियारत करते हैं, मदद करते हैं, वो खुशी होती है। हमने तेलंगाना के लिए कई बार यहाँ पर आकर हुआ और तेलंगाना में लाभ खुशहाली के लिए आज हमारे स्टेट में हमारे हबीब अजीज़ इस तरह के साहब ने इस तरह हुकूमत की, इस तरह यहाँ पर खुशहाली रहे, इस तरह आवाम का मसला नहीं थी, वो हिंदुस्तान में नंबर 1 चीफ की तरह काम कर रहे हैं। तो इस जगह से बहुत से फ़ायदे हासिल किए। आखिर आए हैं सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह की जगह पर हमारे सिखे के दराज़ी उम्र और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट के रहनुमा की दराज़ी उम्र और सेहत पर तंदुरुस्ती इस मरतबा भी तीसरी मरतबा भी बहुत बड़ी मिसाइल से हमारे मिल चुके हैं ताकि फिर से हमारे चीफ मिनिस्टर हुकूमत कर सकें। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम मिलकर तेलंगाना में बीजेपी को इक़्तिदार से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुखालिफ बीआरएस हुकूमत
के वोटों को तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन तेलंगाना की आवाम बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस मरतबा तेलंगाना में बीजेपी को इख्तियार पर फायज करेगी। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह की काबीना में केईआर को शामिल नहीं किया गया था, और क्या 2004 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत की उस वक्त के वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी की काबीना में बीआरएस कायदीन को शामिल नहीं किया गया था या नहीं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि बीजेपी की बीआरएस और एमआईएम की बी टीम हो नहीं सकती, बल्कि कांग्रेस की बी टीम और बीआरएस और एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस की खिदमत कर रहे हैं। तेलंगाना में आइंदा माह मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी और अदाकार से सियासत न बनने वाले पवन कल्याण की जनसेना के दरमियान सीटों की तकसीम पर माहिदे का समझा जाता है कि इम्कान नहीं है, जबकि जाफरानी जमात के कायदीन उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को खतियत देने में दिल्ली में मसरूफ़ हैं। पवन कल्याण पर इस मरतबा तेलंगाना में इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जनसेना पार्टी के कारकुनों पर दबाव, और पार्टी ने पहले ही उन 32 नशिस्तों की फेरी जारी कर दी जहां से वो मुकाबले की ख्वाह हैं। उनमें हैदराबाद के अतराफ वकनाफ कई ऐसे हल्के शामिल हैं जहां से जनसेना पार्टी मुकाबला करना चाहती है। पार्टी को पवन कल्याण के मद्दाहों और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले राय दहिंदों की तायद की उम्मीद है। सियासी मुबसरीन ने कहा कि चूंकि कई शहरी इलाकों पर बीजेपी भी दावा कर रही है, इस वजह से वो ये हल्के जनसेना पार्टी के लिए नहीं छोड़ सकती। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कमिश्नर हैदराबाद कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रोज ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में मुजवजा मराकज़ राय शुमारी पर इंतजामात का जुमे को मुआयना किया। जिला कलेक्टर अनुदीप, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शेंडिया, एडिशनल कमिश्नर पुलिस विक्रम सिंह मान और दूसरे सीनियर ओहदेदारों के साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने सुबह 7:30 बजे से 7 डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसेप्शन सेंटर्स के दौरे किए। हल्का बहादुरपुरा के लिए उर्दू लीगल साइंस अकेडमी ने डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसेप्शन सेंटर कायम करने की तजवीज़ पेश की, जबकि हकीजात असेंबली मलकपेट और अंबरपेट के लिए जीएचएमसी इंडोर स्टेडियम और राजा बहादुर वेंकटराम रेड्डी कॉलेज फॉर वुमेन में सेंटर कायम करने का मंसूबा है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइबर स्कैम केस में साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू की पेशगी जमानत की दरखास्त पर समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ये अपील आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ दाखिल की गई जिसमें उन्हें पेशगी जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस बिला एम त्रिवेदी पर मुश्तमिल एक बेंच ने इस मामले की समाअत की। क़ब्ल रवां हफ्ते बेंच ने चंद्रबाबू नायडू की एक और अपील पर अपना फैसला महफूज कर दिया था, जिसके जरिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस के सिलसिले में दर्ज एक एफआईआर को कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। फाइबरनेट केस में आंध्र प्रदेश सीआईडी ने क़ब्ल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी और ये वादा आइंदा समाअत तक बरकरार रहेगा। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू एपी फाइबरनेट स्कैम में अहम रोल अदा करने के इल्जाम में फिलहाल जेल में बंद है। हैदराबाद में एक कार ने कांस्टेबल को टक्कर दे दी जो सड़क पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहा था। यह वाकया चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। कांस्टेबल महेश, जो इस माह की 18 तारीख को इंतखाबी ज़ाब्ते के पस मंज़र में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहा था, उन्होंने सड़क से गुजरने वाली एक कार को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने बगैर रुके कांस्टेबल को टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस वाक़े में कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर वहां से रुके बगैर आगे बढ़ गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेडचल हाईवे सुचित्रा क्रॉस रोड पर एक चलती हुई कार में आग लग गई। शुक्र है कि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया और फायर टेंडर्स ने आकर आग बुझा दी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब पालिका बाजार में खवातीन के कपड़े की दुकानों में आज आग लग गई। आग जल्द ही दीगर दुकानों में फैल गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
मुल्क की पहली रैपिडेक्स ट्रेन नमो भारत को कौम के नाम वक्फ करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा कि ये ट्रेन मुस्तकबिल के नए हिंदुस्तान की एक झलक पेश करती है। रैपिडेक्स ट्रेन साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक सर्विस को झंडी दिखाकर एक जलसे आम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन नए हिंदुस्तान की शिनाख्त पेश करती है। आज जिंदगी का हर शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। नमो भारत ट्रेन नए हिंदुस्तान की पहचान है, पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा है। तो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। आने वाले समय में देश के और भी हिस्सों में नमो भारत जैसा सिस्टम बनेगा। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के साल 2023 का आखिरी चांद ग्रहण 28-29 अक्टूबर की दरमियानी शब को शरद पूर्णिमा को होगा और ये हिंदुस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने जुम्मे को बताया कि 28 अक्टूबर की आधी रात को चांद पेनुम्बरा में दाखिल होगा और चांद ग्रहण का दौरानिया 29 अक्टूबर के अवाइल में होगा। चांद ग्रहण आधी रात के करीब हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में नजर आएगा। इसके साथ साथ चांद ग्रहण मगरबी पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मशरकी, जनूबी अमेरिका और दीगर मकामात पर नजर आएगा। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान में नजर आने वाला अगला चांद ग्रहण 7 सितंबर 2025 को होगा और यह मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। हिंदुस्तान में नजर आने वाला आखिरी चांद ग्रहण 8 नवंबर 2022 को था और यह मुकम्मल ग्रहण था। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को देर रात 1:05 से 2:24 तक यानी 1 घंटा 19 मिनट तक रहेगा। 28 अक्टूबर को शाम में 4:05 पर चांद तुलू होगा। इस ग्रहण में चांद की तस्वीर जुनूब से मुतासिर होगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।